अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग हाजिर हैं फिर से आप लोगों के सामने लेक्चर 3 के साथ। और लेक्चर 3 में हम प्रोसीड करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे लेक्चर 2 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट हमने आपके सामने पेश कर दी थी और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दी थी। जरा इसको यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बातें रिकॉल हो जाएं कि हमने क्या बात कही थी। हमने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, और वो एक और नाम क्या है? वो एक और नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नाम से वाज़ेह है ना। देखिए भाई, आधा काम आप लोगों को उस वक्त आसान हो जाता है जब आप लोगों को लैंग्वेज आती है। आप जिस जबान में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर वो जबान आपको आती है तो आगे के मामला आसान हो जाते हैं। ये बातें वक्त के साथ साथ आप लोग को मालूम होती जाएंगी कि जब आप लोग की वोकैबुलरी इंक्रीज होगी या लाइफ एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा और आप लोग को आइडिया होगा कि हाँ, ये लफ्ज यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आप लोग अगर रिकॉल कर पाए तो आपने काफी सब्जेक्ट्स को रिकॉल करके बोलेंगे कि यार उस वक्त हमें ये चीज ऐसे लगती थी। आज अगर ये लफ्ज हमें, मतलब आज जो पता है, अगर ये उस वक्त पता होता तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाता है। तो देखिए भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम से वाज़ेह है कि हम जिस लॉ की बात करने जा रहे हैं वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज कंजर्वेशन? विदाउट एनी लॉस देयर शुडंट बी एनी लॉस हियर। तो आप इस बात को स्टेटमेंट में देख भी सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एसएलओस की बात करें तो एसएलओस में ये बात क्लियर है कि भाई आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है, बट विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स। अब ये अगर कहा जाए तो ये कुछ लिखने की हद तक भी बात है क्या भाई, हम डेली लाइफ एग्जांपल में क्या बात करें। लेकिन डेली लाइफ एग्जांपल में भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिली जाती हैं। आप कहीं भी देखें लाइफ में तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और फिर कोई उसके अंदर हीट एनर्जी आती है या वर्क डन होता है। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से बात कर लें कि और कुछ नहीं तो हमारे घर में जो प्रेशर कुकर होता है उसको सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है। वो सराउंडिंग से एनर्जी स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, हम दे रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन उसकी वजह से उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है वो कितना ड्रास्टिक होता है। इसी तरीके से आप देख लें कि आप मेल्टिंग आइस क्यूब को ऑब्जर्व कर लें। तो आप आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकाल के रखें, फिर उसके बाद आप देखें कि वो कैसे मेल्ट होती है। अब ये मेल्टिंग आइस क्यूब की एग्जांपल इतनी अच्छी इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जब आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी की बात पढ़ाएंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई इंथैल्पी क्या है और एंट्रोपी क्या है। तो डिटेल में ये बात मालूम होनी चाहिए क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली एक फैक्टर होता है इंथैल्पी और एंट्रोपी का। तो वहां पे हम लोग समझाते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, ठीक है। हम लोग समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये बात कहते हैं कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये स्पॉन्टेनिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम ये बात समझाते हैं कि भाई बहुत सारे रिएक्शंस टेम्परेचर बेस्ड स्पॉन्टेनिटी बेस्ड भी होते हैं कि भाई टेम्परेचर इतना है तो स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर अगर ऐसा है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस तरीके से भी बातें पढ़ी जा सकती हैं। तो वहां पे हम लोग ये एग्जांपल देते हैं कि भाई जो मेल्टिंग होता है, जो मेल्टिंग, एक वर्ड मेल्टिंग की बात करें आप लोग, इस मेल्टिंग की हटा दें आइस को और इसको किसी भी चीज को, मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग अगर किसी भी एक जनरल बंदे से सवाल करें भाई मेल्टिंग व्हाट शुड बी मेल्टिंग, आइदर इट शुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई हर एक अक्ल वाला बंदा कहेगा मेल्टिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और ऊपर हमने ये बात पढ़ी है अगर आपको, हाँ, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होंगे वरना तो नहीं होंगे। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस तो जो है खुद से स्टार्ट हो जाता है। आप बर्फ निकाल के बाहर रखें तो जरा फिर देखें कितनी तेजी के साथ वो बर्फ पिघलेगी, डिपेंडिंग अपॉन रूम टेम्परेचर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बर्फ निकाल के रख दी है किसी कनाडा के शहर में और या फिर जो है किसी बहुत ही
लो टेम्परेचर एरिया में फिर बोले देखो भाई ये तो तेजी के साथ नहीं पिघली, या फिर किसी बहुत ही ऐसे एरिया में रख दी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एरिया का, और ज्योग्राफी मेरी वीक है, तो मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि भाई जहाँ पे इग्लूज होते हैं वहां पे किसी ने बर्फ निकाल के रख दी और कह दिया कि जो है भाई ये तो मेल्ट ही नहीं हो रही, ये तो जो है आपने कहा था कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस तो ये एक्सप्लेन हो रहा है कि जो बात थी। लेकिन हम एक जनरल बात करें, जनरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बात करें, तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे देख लें बर्फ कितनी तेजी से पिघलती है। तो बर्फ जो इतनी तेजी से पिघलती है तो बेसिकली इसको होना चाहिए था नॉन स्पॉन्टेनियस, बट ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं, उस आइस की, आइस वाटर आइस की कुछ अपनी डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसको 0 डिग्री पे मेल्ट होना। 0 डिग्री हमारे रूम टेम्परेचर से बहुत लो टेम्परेचर है, तो ये एंडोथर्मिक होने के बावजूद स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस को आप देख लें भाई, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है बर्फ में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनमें। इसी तरीके से आप एयर कंडीशनर्स को देख लें, एयर कंडीशनर्स के अंदर क्या होता है, वो जो कूलिंग करता है, वो कूलिंग करने के लिए पहले वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, पहले वो आपके रूम से हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जो भी होता है कंप्रेसर, वो हीट को पहले बाहर फेंकता है, फिर उसके बाद जो है कूल एयर का फ्लो होता है। अगर वो हीट को सही से ना फेंक सके तो इवन वो एयर फ्लो भी नहीं कर पाता। जो हम अक्सर गर्मियों में जो हमें प्रॉब्लम का सामना होता है कि भाई एसी के फिल्टर गंदे हो गए, फिल्टर साफ करना है, अब घर का छोटा बच्चा जब करेगा ये फिल्टर साफ, ठीक है। अगर जिससे बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब फैमिली है, अमीरों के घर में तो ये काम जो है नौकर कर लेते हैं। तो ये फिल्टर साफ क्यों करने पड़ते हैं, फिल्टर इसलिए साफ करने पड़ते हैं कि एयर फ्लो रुक जाता है। जब एयर फ्लो होता नहीं है तो जब वो एयर गर्म हवा को जब तक बाहर नहीं फेंकेगा ना, वो ठंडी हवा भी अंदर नहीं फेंकेगा। आप नोट करें, एयर का फ्लो कम हो जाता है। और कहीं पे तो अगर जिसे बोलते हैं अगर फिल्टर बहुत ही ब्लॉक हो जाए, फिर तो एयर ना होने के बराबर आ रही होती है। तो ये सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं कि वर्किंग कंडीशन, वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर, मेल्टिंग ऑफ आइस, और आप मुख्तलिफ काम देख लें जैसे कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर, ये तमाम बातें आती हैं। अब आप ये देखें, ये आपके पास डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसको हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई एक सिस्टम है और सिस्टम में हमने गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और सिस्टम को क्लोज कर दिया है एक मूवेबल पिस्टन के साथ। अब जब ये मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी बढ़ती है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में आता है इंक्रीज। तो ये वर्क डन करते हैं कैसे, इनकी कॉलिजन इंक्रीज होती है तो ये मूवमेंट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ऑफ कोर्स। तो ये ज्यादा प्रेशर के साथ जो है कोलाइड करते हैं इस पिस्टन से, तो पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट शो करता है तो इसको हमने नाम दे दिया वर्क डन का, ठीक है। और वर्क डन होता है तो भाई मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में हीट एनर्जी भी तो बनेगी ना, तो ये हो गई वो हीट एनर्जी। तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया था उसकी वजह से ही वर्क डन हुआ और उसकी वजह से ही वो हीट एनर्जी आई। तो अगर आप उस हीट एनर्जी और वर्क डन को सम अप करते तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। अब आप इसी सिस्टम को थोड़ा और गौर से ऑब्जर्व करें, और यहाँ पे मैं ये जो सिस्टम है इसको कर लूं कॉपी, और सबसे पहले तो इसको कर लूं यहाँ पे मूव ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ पे करूं इसको, तो पेस्ट कैसे होगा भाई, पेस्ट करना मैं भूल गया हूँ। इसमें अपडेट्स इतनी आती हैं कि बंदा पेस्ट करना भूल गया। हाँ भाई ये ऐसे हो गया पेस्ट। अच्छा जी, ये आपने दूसरा सिस्टम आ गया। अब इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज मैं बस इतना करूंगा कि मैं पिस्टन को डाउनवर्ड शो कर दूंगा, थोड़ा सा पिस्टन नीचे की तरफ बना दूंगा, ताकि मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकूं कि वर्क डन हुआ है। मैं कहानियां नहीं सुना रहा, वैसे तो मैं कहानियां ही सुना रहा हूँ, लेकिन कहानियां सुनाने के लिए कोई तो इमेजिनेशन होनी चाहिए सामने। तो बात सारी ये है
कि आप इस सिस्टम को देखें, इस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, फिर मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे पिस्टन के ऊपर, क्योंकि कॉलिजन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जब पिस्टन के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन ने अपवर्ड मूवमेंट शो की। अपवर्ड मूवमेंट शो करी तो पहले इस सिस्टम में जो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल एरिया था वो ये था। अब यहाँ पे अवेलेबल एरिया क्या हो गया है, ये हो गया भाई। तो जो सिस्टम की हाइट है वो चेंज हो गई, ठीक है, सिस्टम की लेंथ चेंज हो गई। आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइट भी एक तरीके की लेंथ ही होती है। तो भाई ये आपके पास एच आई कह लें या एल आई कह लें, ये आपके पास एच एफ हो गया या एल एफ हो गया। तो आपके पास ओवरऑल जो चेंज आया है वो चेंज इस वैल्यू का है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके बात कर लूं कि भाई ये अब आपकी हाइट हो गई है जिसपे ये आपकी हाइट होती थी। तो ये वो वैल्यू है, ये वो हाइट है जिसका चेंज आया है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एच, ये है डेल्टा एच। फिर से कह रहा हूं आप लोगों के लिए, ये थी एच आई, ये हो गया एच एफ, ठीक है, एच एफ पूरा। तो ओवरऑल जो चेंज आया वो इतना है कि भाई पहले इतनी थी बात, इतना अवेलेबल एरिया था, अब अवेलेबल एरिया इतना हो गया। तो पिस्टन की मूवमेंट से जो मॉलिक्यूल है अवेलेबल, ये वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल्स को, वो इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली हाइट में इतना चेंज आया। तो अब आप इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं कि भाई इसको कहते हैं वर्क वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करें तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हम ये देखते हैं कि भाई प्रेशर में चेंजेस आए, वॉल्यूम में चेंजेस आए, वर्क में चेंजेस आए। हुआ क्या असल में, हुआ क्या असल में? तो हुआ कुछ ये भाई कि आपके पास फॉर्मूला था डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये वर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को। अच्छा, वर्क डन तो यहाँ पे हुआ है तभी तो सारे डिस्कशन हुए। अगर ये वर्क डन नहीं होता, वर्क डन यानी कि पिस्टन अपवर्ड मूव नहीं करता, तो बात आगे बढ़ती नहीं। तो वर्क डन को ही हम बेस बनाएंगे आगे जाने के लिए। तो भाई वर्क डन वो क्या है, वर्क डन, वर्क डन फिजिक्स की जबान में कहें तो वर्क सिर्फ उसी वक्त होता है जब फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को एक खास, जिसे बोलते हैं, एरिया पे आप मूव करवा लें। ऐसे ही होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जो ए मैंने गलत कह दिया, एफ इंटू डी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग बैठे बैठे बोलते हैं कि भाई मैं इतनी देर से काम कर रहा हूं, तो भाई वो काम वाम नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लैंग्वेज। और ये बहुत लेम जोक हो गया, स्पेशली AKU EB के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो काफी जीनियस बच्चे होते हैं, वो काफी स्मार्ट बच्चे होते हैं। तो उनको तो ऑलरेडी वर्क की बहुत सारी टाइप्स पता है, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ये वर्क वो वर्क, फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ी हुई है इन्होंने। तो भाई F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। अब मैं काफी देर से एक बात का बार बार कह रहा था कि भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया है। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखो तो हमने वहां पर टॉर से बात लेके आगे बढ़ाई थी और ATM तक पहुंचे थे, स्टैंडर्ड स्टेट्स को डिस्कस करने के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए कि ये जो हम लोग टॉर पढ़ते हैं, ये टॉर बेसिकली आया कैसे और क्यों। अभी तक तो हमारा ये काम है ना कि भाई 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर के। तो क्यों होता है, इसकी कोई वजह है, वो वजह भी हमने आपको लेक्चर 2 में बताई थी, अगर आप रिकॉल कर सकें उसको। तो P इंटू पी इक्वल्स टू एफ ओवर ए। तो अभी तो हमें चाहिए फोर्स, तो हमारे पास फोर्स हो गया P इंटू ए, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहां पे हमने
जो फोर्स था उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया P इंटू ए इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। एरिया होता है ए, ठीक है, एक से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया को, डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो एरिया का यूनिट क्या होता है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, मीटर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। हमारे पास एरिया और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो इनका यूनिट क्या बनेगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, तो यह हो गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है भाई, हम वॉल्यूम को अब यहाँ पे ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई, ये वॉल्यूम को हमने डेल्टा वी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट से हुई है ना, ये है वो मूवमेंट। तो बेहतर ये था कि मैं यहाँ पे लिखता डेल्टा एच, तो ये डेल्टा वी उस बात को फिर तो जिसे बोलते हैं साबित कर रहा है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज से हमारे पास बनता है ये वर्क डन। लेकिन आप इस वर्क डन को ऑब्जर्व करें, इस वर्क डन के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की जानिब से लग रहा है सिस्टम पे। तो ये जो वर्क डन है ये ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन हमारे पास क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है बाय द सिस्टम। तो ये भी एक पूरी कहानी होती है साइन कन्वेंशंस की। तो भाई साइन कन्वेंशंस आपके पास यहाँ पे हम लिखें, तो साइन कन्वेंशंस की बात क्या बनी, तो साइन कन्वेंशंस भी यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। साइन कन्वेंशंस आपको मालूम होने चाहिए, और ये इसलिए मालूम होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि भाई साइन कन्वेंशंस मालूम नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, आप सारे न्यूमेरिकल्स गलत सॉल्व करते फिरेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। W वर्क डन, तो वर्क डन दो तरीके से होगा, एक होगा बाय द सिस्टम, ठीक है, जो अभी हो रहा है ऊपर जो एग्जांपल दी है कि मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया तो पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट हो गई, ये हो गया बाय द सिस्टम। और दूसरा होता है ऑन द सिस्टम, कि बाहर से पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये हो गया ऑन द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम होता है वर्क डन, तो ऐसी सूरत में हम लोग वर्क डन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। और ऑन द सिस्टम हो तो वर्क डन को हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। ये भी एक बहुत बड़ी बहस थी किसी जमाने में, ये तो इंटरनेट ने आके बहुत सारी मुबाहिसों को खत्म कर दिया। तो बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। इसी तरीके से आपने ये डिस्कस करना है किसके लिए, ये आपने डिस्कस करना है हीट एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हीट एनर्जी हो गया Q। तो ये हमारे पास दो तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, के हीट एब्जॉर्ब्स और हीट रिलीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हीट एब्जॉर्ब्स और दूसरा मैंने लिख दिया हीट रिलीज। तो भाई हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास Q क्या होगा पॉजिटिव। हीट अगर एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से तो ये होगा पॉजिटिव, और हीट अगर रिलीज होगी सराउंडिंग को तो ये हीट क्या होगी नेगेटिव, हीट हो गई नेगेटिव। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया डिस्कशन इन तमाम चीजों का। तो यहाँ पे ये मैंने साइन कन्वेंशन क्यों लिखी है, क्योंकि हमने जो एग्जांपल दी है भाई यहाँ पे, वो एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, सॉरी बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम ही वर्क डन कर रहा है। तो इस वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो वर्क डन हमने ड्राइव किया है ये हो जाएगा
नेगेटिव पी डेल्टा वी। और वजह मैंने बता दी है नेगेटिव लिखने की, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल इस वक्त कंसीडर करी है और जिस एग्जाम्पल पे हमने ये डब्ल्यू का फॉर्मूला ड्राइव किया है, उस एग्जाम्पल में सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। अब ये डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया ऊपर, आप देख लें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमने यहाँ पे फिर से लिखा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जबकि डब्ल्यू की वैल्यू होती है माइनस पी डेल्टा वी, तो ये बन गया क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये हो गया इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको? होपफुली समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो 10 सेकंड पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमने डेल्टा ई को एक नई सूरत में आपके सामने पेश कर दिया कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है जी, यहां से फिर बातें मजीद आगे बढ़ती हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही आप लोग बिल्कुल लेक्चर 1 अगर आप याद करें, लेक्चर 1 में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी भाई, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, एंथैल्पी क्या है। तो उस वक्त मैं बोल रहा था कि भाई अभी सिर्फ ऐसे लॉज के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं, इनका असल डिस्कशन स्टार्ट होगा आगे चल के। तो अब इंथैल्पी का डिस्कशन तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है कि भाई इंथैल्पी क्या है। तो इंथैल्पी का डिस्कशन स्टार्ट होता है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कितनी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बनती है हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस, उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये हमने हेडिंग डाली एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखें, एक ईमानदारी की बात है, एप्लीकेशंस टोटल होती हैं 4। कितनी होती हैं एप्लीकेशंस? 4। लेकिन हम केमिस्ट्री में स्पेशली, केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री, कि जब तक आप लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एक जनरल केमिस्ट्री का, आप लोग डिटेल केमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे, और फिजिकल केमिस्ट्री की भी बहुत स्टार्टिंग आप लोग को डिस्कस करवाई जा रही है। तो हम आपको पढ़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एप्लीकेशंस, और वो 2 एप्लीकेशंस क्या हैं? नंबर 1 है आइसोबैरिक सिस्टम, और दूसरा है आइसोकोरिक सिस्टम। आइसोबैरिक सिस्टम एंड आइसोकोरिक सिस्टम। तो भाई सिस्टम या तो आइसोबैरिक हो सकता है या तो आइसोकोरिक हो सकता है। 2 और कंडीशंस होती हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि उनका काम ही नहीं है फिर, तो फजूल में से भी लिखना है। वो एमडी कैट में फिर भी हम बच्चों को नाम लिखवा के उनकी कंडीशन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक सिस्टम को आप देखें तो आइसोबैरिक नाम से वाजे हो रहा होगा, स्पेशली अगर कोई लेक्चर 2 के बाद इस लेक्चर 3 पे आया तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि हमने लेक्चर 2 के अंदर बात करी थी बैरोमीटर की, कि भाई बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम टॉरिसेली समथिंग लाइक है, ऐसा ही है। मैंने लेक्चर 2 के बाद भी दोबारा उसका नाम नहीं देखा, वरना मैं सही बता देता। तो इसीलिए हमारे पास नया यूनिट आया टॉर। तो भाई आइसोबैरिक, बैरोमीटर से ये बैरिक बना है। तो आइसो के मतलब क्या है? आइसो के मतलब सेम है। तो आइसोबैरिक सिस्टम, अगर आप सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखें, हीट चेंज और हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज मैंने इसलिए लिख दिया ताकि एक जनरल बात हो जाए,
एट कांस्टेंट प्रेशर। और आइसोकोरिक के अंदर बात हुई तो कोरिक रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप लोग की बात सामने आ गई। आइसोबैरिक किसे कहते हैं, आइसोकोरिक किसे कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक से, क्योंकि आइसोकोरिक होता है काफी इजी। ठीक है, 2 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा आइसोकोरिक, या फिर आपने लिखा हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपने ऊपर जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था आपने, फॉर्मूला ड्राइव किया था डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई सीधी सीधी सी बात ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। क्योंकि चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है वी एफ माइनस वी आई। अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम एक खास वैल्यू है, तो वी एफ बी 5 फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, जीरो। तो डेल वी हमारे पास हो गया जीरो। अब जब डेल वी जीरो हो गया तो प्रेशर मल्टीप्लाई हुआ जीरो के साथ, और ये क्या हो गया, टोटली जीरो। तो ये हो गया आपके पास ये डिस्कशन के डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये क्यू क्या है, ये क्यू है द अमाउंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू वी, इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में वी लिख दिया। तो ये बात क्या कहता है, ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझा रही है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि जितना हीट चेंज होगा वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के दौरान, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आपने पिस्टन को कांस्टेंट कर दिया, पिस्टन अब मूव नहीं कर सकता। अब इस दौरान जितनी आप हीट देंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो गई कहानी, वर्क डन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्क डन के लिए पिस्टन को मूव करना जरूरी है, पिस्टन को मूव करने के लिए पिस्टन मूवेबल होना जरूरी है। हमने पिस्टन को ही फिक्स कर दिया, तो डेल वी जीरो हो गया। ऐसी सूरत में जितनी आप हीट देंगे वो सारी की सारी हीट किस चीज के लिए जिम्मेदार होगी, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया आइसोकोरिक सिस्टम का डिस्कशन। अब आइसोकोरिक सिस्टम के बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ें तो ये बनती है आइसोबैरिक सिस्टम। आइसोबैरिक सिस्टम अगर आपको याद हो, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि देर आर 4 एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन हम केमिस्ट्री में इस 11-12 ग्रेड तक सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ाते हैं, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। तो आइसोकोरिक को हमने डिस्कस किया, जो कि बनती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि आइसोबैरिक को अगर हम डिस्कस करें तो ये बनती है एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि प्रेशर की वैल्यू फिक्स रहेगी, प्रेशर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो प्रेशर की वैल्यू 1 है तो थ्रू आउट द रिएक्शन वो 1 रहेगी। अब बात हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, बात हम बढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही ये एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनती है वो आई है डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब डेल से मुराद क्या होता है, चेंज, तो डेल्टा ई से मुराद होगा डेल्टा ई इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन। अच्छा, चेंज आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल भी हो सकता है, इनिशियल माइनस फाइनल भी हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो E2 की वैल्यू हमने लिख दी, और डेल्टा E की वैल्यू लिख दी हमने E2 माइनस E1, और डेल्टा V की वैल्यू लिख दी V2 माइनस V1। तो ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें डेल E और डेल V की जगह पे, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया डेल्टा E इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी।
ये सब्स्टिट्यूशन के बाद बना E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP। QP हमने क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हीट कांस्टेंट जो हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो इसीलिए हमारे पास ये डिस्कशन बन जाता है। अब आप देखें कि PV2 और PV1 किस तरीके से आएगा कि जो प्रेशर है ये सेकेंड वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दोनों के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP माइनस PV2 प्लस PV1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने PV1 के साथ लिखा है पॉजिटिव साइन, और ये पॉजिटिव साइन इसीलिए आया है क्योंकि ऊपर जो नेगेटिव था वो ब्रैकेट में मौजूद नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। तो हमारे पास ये बना माइनस PV2 प्लस PV1। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी, अब आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के लिए हमारे पास अवेलेबल मॉडिफिकेशंस क्या हैं, अवेलेबल सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं। तो आप देखिए हमारे पास E2 माइनस E1 आ चुका है, QP है, माइनस PV2 प्लस PV1 है, और कोई हमें रास्ता नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि हम फाइनल कंडीशंस के पैरामीटर्स को एक तरफ कर लें और इनिशियल कंडीशंस के पैरामीटर्स को दूसरी जानिब कर लें। ठीक है, यानी कि हम फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस एक तरफ करें और उनके हिसाब से फिर बात करें। तो देखिए फाइनल में हमारे पास आएगा E2 और PV2 आ जाएगा। ठीक है जी। जबकि इनिशियल में हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल में हमारे पास आएगा E1 और आएगा PV1। अच्छा, तो PV2 जो माइनस PV2 प्लस PV1 है, इस पूरे को उठा के आप दूसरी जानिब ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस PV2 और माइनस PV1। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्शन कर लें, E2 प्लस PV2 और E1 प्लस PV1, ये फाइनल हो गया और ये आपके पास इनिशियल कंडीशन बन गई। अब इसी बिहाफ पे आप आगे लेके चले तो ये E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख देंगे और राइट हैंड साइड पे हम रहने देंगे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि QP को। तो देखें जरा, तो ये हमने लिख दिया E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया है, जो साइंस से जब ये ब्रैकेट में जाएंगे, जैसे ये फाइनल कंडीशंस यानी E2 प्लस PV2 का ब्रैकेट बनेगा और जब E1 प्लस PV1 का ब्रैकेट बनेगा तो ये E1 प्लस PV1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास ले लिए जाएंगे तो साइन कॉमन ले लिया जाता है। अच्छा, उधर जाने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि इंथैल्पी, इंथैल्पी चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी। क्या होती है ये इंथैल्पी? अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, के हीट जो के चेंज हो, एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट था। अच्छा, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है? इसकी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बनती है कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये आपको बताता चलूं, आप में से जो मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं जिनको आगे जाके एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है, एमडी कैट अबाउट 2011 या 12 की बात है, इंटीरियर सिंध में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये सवाल बना था कि एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, और 4 ऑप्शंस थे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या था? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है E प्लस PV। लेकिन ये बात भी जहन में रखी जाए कि इंथैल्पी को हमेशा चेंज के लिए पढ़ा जाता है, चेंज इन इंथैल्पी पढ़ी जाती है। तभी हम लोग E प्लस PV को डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के तौर पे पढ़ते हैं। तो आप देख लें वहां पे E2 प्लस PV2 एक जगह है, E1 प्लस PV1 दूसरी जगह। ठीक है, ये इस भी आप पे बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? H2 माइनस H1। ठीक है, ये देख लें कि H1 हमारे पास और H2 हमारे पास मौजूद है, और H2 माइनस H1 बाद में क्या हो जाएगा? डेल्टा H
और ये डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल ई प्लस पी डेल वी। ये देखें फिर हमारे पास एक ब्रैकेट E2 प्लस PV2 का आएगा जो कि H2 के बराबर होगा, और दूसरा ब्रैकेट E1 प्लस PV1 का आएगा जो H1 का होगा। अच्छा पहले मैं ब्रैकेट में लिख दूं ताकि H2 और H1 समझने में आसानी हो। तो ये मैंने लिख दिया E2 प्लस PV2 ब्रैकेट में, माइनस E1 प्लस PV1 का भी एक अलग ब्रैकेट बन गया। तो ये हमारे पास पहला ब्रैकेट H2 में समराइज हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट H1 में समराइज हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगी कहानी H2 माइनस H1 की। H2 माइनस H1 इक्वल्स टू QP। और यही बात तो हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेल ई क्या है, E2 माइनस E1, डेल V क्या है, V2 माइनस V1। तो H2 माइनस H1 क्या होगा, H2 माइनस H1 बराबर होगा डेल्टा H के। तो ये देखें H2 माइनस H1 ये हमने लिखा किसके बराबर आ गया, डेल्टा H के। तो हमने लिख दिया डेल्टा H इक्वल्स टू QP। अब देखिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें क्या बता रही है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें बता रही है कि अगर हम किसी सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम उस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके बराबर होगी, चेंज इन एंथैल्पी के। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, amount of heat change at constant pressure is equal to the change in enthalpy। चले जी फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास डिस्कशन हो गया इस बात का कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ते हैं। लेकिन अभी एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस करते हैं तो ये जो डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी है जो हमने डिस्कस की कि बनता है किसके, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी के बराबर। ये था गैसियस डिस्कशन के लिए। यही अगर हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करें जिनमें लिक्विड्स या सॉलिड्स इन्वॉल्व हो, तो ये बात जहन में रखिएगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स में चेंज इन वॉल्यूम इतना अप्रिशिएबल नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कि उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो लिक्विड और सॉलिड के अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो फॉर स्पेसिफिकली द रिएक्शंस इन विच सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, तो हम वहां पे कह देंगे कि ये जो डेल्टा एच है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे वो डेल्टा एच बराबर है डेल ई के। यानी कि चेंज इन एंथैल्पी वुड बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल वी हो गया 0, तो QP माइनस पी डेल वी, जो पी डेल वी हो गया 0, तो P के बराबर हो जाएगा। और प्रेशर तो वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि भाई डेल एच इक्वल टू डेल ई, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, डेल वी भी कांस्टेंट, और पी इंटू वी हो गया 0, तो डेल एच इक्वल टू डेल ई की हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की होती है टोटल 4 एप्लीकेशन,
जिनमें से 2 हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में इस लेवल तक, 11 ग्रेड 12 ग्रेड तक। आगे चल के मजीद 2 भी पढ़ाई जाती हैं। और फिजिक्स में तो आप लोग यकीनन पढ़ते ही होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अगर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया या आगे चल के पढ़ेंगे तो वहां पे मजीद 2 एप्लीकेशंस पढ़ी जाएंगी, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। अभी हमने सिर्फ 2 पढ़ी, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है एसएलओस, उन एसएलओस में बेसिकली न्यूमेरिकल का डिस्कशन है, तो हम वो न्यूमेरिकल के डिस्कशन को फिल वक्त के लिए स्किप करेंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे जिसमें हम इस चैप्टर में मौजूद तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास बनता है 9.3। 9.3 को फिल वक्त हम स्किप कर रहे हैं। स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंट्रोपी और गिफ्ट फ्री एनर्जी डिजर्व्स टू बी इन 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 एन इंडिविजुअल वीडियो। तो फिल वक्त हम जाएंगे 9.4 पे। और 9.4 क्या कह रहा है आपसे? हैजेस लॉ का डिस्कशन। ठीक है, तो जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने बात पढ़ ली है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मौजूद रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल एनर्जी to the amount of heat at constant pressure and constant volume। देखिए ये तमाम बातें जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये हमारे थियोरेटिकल एग्जाम्स के साथ साथ आगे चल के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बड़ी काम आएंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक एक चीज को समझिए ताकि बाद में मसला ना हो। अब जैसे देखें, ये एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी में आप नोट करें तो गिब्स फ्री एनर्जी को एक कह रहे हैं कि भाई डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी, और फिर उसकी न्यूमेरिकल्स की बात है। तो अक्सर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी किताबों में, मुख्तलिफ किताबों में गिब्स फ्री एनर्जी की एक्सप्लेनेशन बहुत लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से काफी साल गुजरने के बाद भी, यानी कि पूरे इंटर करने के बाद, पूरा 11 12 पास करने के बाद भी, काफी आगे जाके भी कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन में जाके भी बच्चों को गिब्स फ्री एनर्जी का एग्जैक्ट वो कॉन्सेप्ट नहीं होता जो होना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ के पास होता। तो ये जो 9.3, जैसे मैंने पहले कहा, इस पूरे के लिए हम एक अलग वीडियो रखेंगे ताकि वो वीडियो थोड़े कम टाइम की बने या थोड़े अलग टाइम की बने, जो भी बने वो फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ रहे कि भाई हमने एंट्रोपी को डिस्कस करना है और उसके साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी तो बेसिकली होता ही फैक्टर एंथैल्पी और एंट्रोपी का। ठीक है जी, तो ये एसएलओस में हमारे पास बात हो गई कि एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी जो 9.3 में हमारे पास डिस्कशन है, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी ये लेक्चर हमारे पास काफ़ी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस लेक्चर के अंदर दूसरे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। तो हम लोग अब एक अलग लेक्चर बना देंगे एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के एसएलओ के लिए। अब देखिए हमारे पास आता है हैजेस लॉ। हैजेस लॉ में क्या डिस्कशन करना है? हैजेस लॉ में डिस्कस करना है एक्सप्लेन हैजेस लॉ ऑफ हीट समेशन। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या इसकी स्टेटमेंट है। फिर वही न्यूमेरिकल पार्ट कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल अलग रह के किया जाए। तो हैजेस लॉ, इसका दूसरा नाम बनता है लॉ ऑफ हीट समेशन। ये लॉ पेश किया था मिस्टर G.H. हैजेस ने। ये बेसिकली साइंटिस्ट के नाम और डेट्स या ईयर्स केमिस्ट्री में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते।
साइंटिस्ट के नाम फिर भी थोड़ा बहुत आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, ईयर्स और डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एहतियातन लिख देता हूँ हेज़ेस लॉ, लॉ ऑफ हीट समेशन। लॉ ऑफ हीट समेशन, नाम से ये लॉ एक्सप्लेन किया जा सकता है, नाम से देखें। समीशन, आप में से जितने बच्चों ने मैथमेटिक्स अलजेब्रा पहले पढ़ी है तो उसमें देखिए समीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, समीशन का बाकायदा सिंबल हम लोग डिस्कस करते हैं नाइन्थ मैट्रिक की मैथमेटिक्स में। तो समीशन की इससे मुराद क्या है? समीशन से मुराद होता है एडिशन। ठीक है, ये सिंबल देखें, सिंबल हम पढ़ते आए ना मीन मीडियन मोड को भी डिस्कस करते हुए, तो ये होता है एडिशन के लिए। तो लॉ ऑफ हीट समीशन का क्या मतलब है कि हमने अभी जो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन ऐसे प्रोसीड होगा कि हम उसमें हीट एनर्जी की वैल्यूज को सम अप करेंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, लॉ को डिस्कस करते हैं। हैज़ेस लॉ GH हैज़ ने पेश किया था, ईयर भी मेंशन कर देता हूं, इन 1840। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आए कि भाई ये लॉ कहता क्या है, इससे मुराद क्या है, लॉ ऑफ हीट समेशन में क्या हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग अब जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी को पर्टिकुलरली इंथैल्पी के नाम से डिस्कस करेंगे। तो टोटल इंथैल्पी चेंज, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इंथैल्पी में चेंज आएगा, इंथैल्पी फिक्स नहीं रहेगी। तो टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन remains constant whether the reaction takes place in one step or several। तो चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन 50,000 स्टेप्स में हो, तमाम स्टेप्स के समअप के बाद टोटल एंथैल्पी वही रहेगी जो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी। यानी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन को पढ़े या डिफरेंट स्टेप्स में पढ़े, तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इंथैल्पी चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंथैल्पी चेंज की बातें जब हम पढ़ते हैं तो इंथैल्पी चेंज के लिहाज से पढ़ लें या फिर हैज़ेस लॉ के लिहाज से पढ़ लें, हमें आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि भाई रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में इंथैल्पी चेंज आता है -90 किलो जूल्स पर मोल। तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं और इंथैल्पी चेंज हो जाता है -90 किलो जूल्स पर मोल। अगर हम इस रिएक्शन को जरा डीपली ऑब्जर्व करें तो ये रिएक्शन तो एक्चुअली 2 स्टेप्स में होता है, और वो मैकेनिज्म अगर आप डिस्कस करें तो हमें क्या पता चलता है कि भाई ये -90 ऐसे नहीं आया। ये बेसिकली कहानी ये है कि पहले 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इस स्टेप का एंथैल्पी चेंज होता है -49 किलो जूल्स पर मोल। ये पहले स्टेप का एंथैल्पी चेंज है। फिर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, ये सोडियम कार्बोनेट दूसरे मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के नतीजे में आप देखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड produces sodium carbonate and water molecule। यहां पे इंथैल्पी चेंज आता है -41 किलो जूल्स पर मोल, -41 किलो जूल्स पर मोल। अब ये दोनों स्टेप्स पढ़ने के बाद जरा नाम को तो देखें इस लॉ के, लॉ ऑफ हीट समेशन। अरे भाई लॉ ऑफ हीट समेशन, तो हमने इस लॉ की रूह को अगर देखें तो हमें हीट वैल्यूज को एड अप करना है। तो हमारे पास कितनी हीट वैल्यूज हैं फिल वक्त? -49 और
-41। तो लॉ ऑफ हीट समेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, हीट वैल्यूज का एडिशन। अब देखिए हम ये एडिशन करते हैं तो डेल्टा एच इक्वल्स टू -49 प्लस माइनस माइनस 41 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन गया। ये सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन बढ़ेगा आएगा तो -90 किलो जूल्स पर मोल। अब आप देख लें, हमने रिएक्शन को एक स्टेप में पढ़ा या फिर रिएक्शन को दो स्टेप्स में पढ़ा, टोटल इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं आया, ये वही रहा -90 किलो जूल्स पर मोल। तो यही तो हमें स्टेटमेंट बताती है कि टोटल इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल। इससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि एक स्टेप में होगा या बेशुमार स्टेप्स में होगा। हैजेस लॉ जब भी आप पढ़ेंगे या इंथैल्पी चेंज को जब भी आप डिस्कस करेंगे तो यहां पे इस बात को याद रखें कि हमारे पास ये जो इंथैल्पी चेंज है या हैजेस लॉ है, ये बेसिकली सिर्फ दो चीजों के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है कि किस पे डिपेंड करेगा और किस पे नहीं। यानी कि अभी किस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट। इसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट्स क्या है, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कंज्यूमेबल हो, जो बनते भी हैं खत्म भी हो जाते हैं और रिएक्शन के एंड में हमें पता ही नहीं चलता। ये तो सिर्फ इस बात पे बेस करता है कि पहले रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट क्या था और रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट क्या है। तो अब हम देखते हैं इनकी कंडीशंस को। तो हैजेस लॉ के एतबार से पढ़ लें या इंथैल्पी चेंज के एतबार से पढ़ लें, बात एक ही रहेगी। हैजेस लॉ डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट क्या था और रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट क्या है। और दूसरी बात ये कि भाई किस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता, किस चीज के इंडिपेंडेंट है। तो हैजेस लॉ इंडिपेंडेंट होता है रिएक्शन रूट के या मैकेनिज्म रूट के या रिएक्शन पाथ के, किसी भी लफ्ज से आप बात कह लें। तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन कि रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है, उसके एतबार से इंथैल्पी चेंज डिपेंड करेगी। बीच में कुछ भी होता रहे, सही है जी। ये एक हमने पहली कंडीशन पढ़ी। अब हम दूसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं कि भाई किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, जो मैं वर्बली तो आप लोग के आगे जिक्र कर ही चुका हूं। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैकेनिज्म रूट या रिएक्शन पाथवे या रिएक्शन रूट, जो लफ्ज भी आप इस्तेमाल करें। तो ये दो कंडीशंस हैं हैजेस लॉ की, या फिर आप कह सकते हैं ये दो कंडीशंस हैं इंथैल्पी चेंज की। ठीक है जी, ये ही वो दो बातें हैं। पहली बात इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, और दूसरी बात इंडिपेंडेंट ऑफ मैकेनिज्म रूट और रिएक्शन पाथ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड की, और आई थिंक इस एग्जाम्पल के बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन बचती नहीं है करना। फिर भी हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने पेश कर देते हैं कि रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट होता है, और कैसे कन्वर्ट होगा, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एफ। अब ये बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा तो रिएक्शन था ही नहीं, रिएक्शन तो बेसिकली तीन स्टेप्स में हुआ कि पहला स्टेप था ए कन्वर्ट हुआ बी में, दूसरा स्टेप था बी कन्वर्ट हुआ सी में, और तीसरा स्टेप था फाइनली सी कन्वर्ट हो गया डी में। अब पहले स्टेप के लिए इंथैल्पी आई डेल्टा एच वन, दूसरे स्टेप के लिए डेल्टा एच टू, और तीसरे स्टेप के लिए डेल्टा एच थ्री। इंथैल्पी चेंज अकॉर्डिंग टू हैजेस लॉ, लॉ ऑफ हीट समेशन क्या है कि डेल्टा एच एफ वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री।
ठीक है, बेहतर है कि यहाँ पे डेल्टा का साइन मेंशन किया जाए, क्योंकि इंथैल्पी हमेशा चेंज के एतबार से पढ़ी जाती है। तो ये एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं, यही तो वो एक्सप्रेशन है जो लॉ ऑफ हीट समेशन को एक्सप्लेन करती है। यही है, समझ लें, लॉ ऑफ हीट समेशन की असल रूह। कि लॉ ऑफ हीट समेशन की आप मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल देख लें, ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये मतलब अपने जहन में रख लिया आपने। लॉ ऑफ हीट समेशन की एप्लीकेशंस भी तो यही है ना, कि भाई आपके पास केमिकल रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है और आपको टोटल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, तो आप बेसिक मैथमेटिकल रूल से, बेसिक अर्थमेटिक मीन से, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इससे आप जो है टोटल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो वो बात है कि जो इस लॉ को इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट बनाती है। ठीक है जी, तो यहां पे एक तरीके से हमारा हैज़ेस लॉ का डिस्कशन हुआ कंप्लीट। यहां से आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, देखें केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एस्पेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। हम आपको ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप्स। क्योंकि यही तो हमारे पास हैज़ेस लॉ का डिस्कशन था कि भाई एक स्टेप में पढ़े या एक से ज्यादा स्टेप में पढ़े। तो देखें, एक स्टेप में जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये केमिकल काइनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि वो तमाम रिएक्शन जो एक स्टेप में होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये बात आप लोग के सामने हमने मेंशन कर दी, एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप बेस्ड रिएक्शन, और दूसरे क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जो कि मोर देन वन स्टेप बेस्ड रिएक्शन को कहते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं और साथ ही साथ अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है जी, तो फर्दर डिस्कशन हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।